हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सोनू। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 4 अध्याय 4 कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इस चैप्टर में क्या क्या बात करेंगे, उसके बाद अध्याय के मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे। पहला आपका है कि कार्यपालिका क्या है। दूसरा दे रखा है कि कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार के माने कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा दे रखा है आपका भारत में संसाधनात्मक कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बारे में बात करेंगे। और छठा है अस्थायी कार्यपालिका और नौकरशाही। तो दोस्तों, कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं। एक तो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। इसको हम राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद भी होता है। अस्थायी कार्यपालिका में जैसे नौकरशाही और सिविल सेवक, क्योंकि दोस्तों ये फिक्स होता है और ये चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। कार्यपालिका के आपका दोस्तों प्रकार दे रखा है। कार्यपालिका के प्रकार एक तो देश तरह के आपके सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है, एक व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। माने एक व्यक्ति के अंतर्गत जितनी भी जो पावर है, ताकत है, उसके अंदर होता है, और सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें आपका दे रखा है कि संसाधात्मक, अर्ध अध्यात्मक और अध्यात्मक। ये व्यक्तिगत पर होता है, ये सामूहिक दोनों होता है। संसदात्मक क्या होता है? सरकार का प्रमुख क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। विधायिका में क्या होता है? वो बहुमत दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और अर्ध अध्यात्मक में क्या होता है? राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। और अध्यात्मक व्यवस्था में क्या दे रखा है दोस्तों कि जैसे राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, है ना, और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें क्या दे रखा है कि अध्यात्म में क्या होता है कि राष्ट्रपति ही राज्य का भी और सरकार का दोनों का हेड होता है। बट संसाधन में क्या होता है कि देश का प्रधानमंत्री और तो सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसमें दोनों होता है, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसमें कार्यपालिका अर्थ, कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? चैप्टर का नाम ही आपका कार्यपालिका। सरकार के उस अंग से जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करता है। सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं, ठीक है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है ना दोस्तों। क्या दे रखा है कि जो सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री, मंत्री ही नहीं, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, जिसको हम सिविल सेवा के सदस्य भी आता है दोस्तों। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है और ये सरकार के सभी नीतियों को और उत्तरदायित्व होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं
अस्थायी नहीं। ठीक है, तो राजनीतिक जो अधिकारी होते हैं निर्वाचित तो होते हैं पर वो अस्थायी नहीं होते हैं दोस्तों। अस्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे आपका सिविल सेवक, आईएएस, आईपीएस आदि होते हैं दोस्तों। अमेरिका में क्या है, आदेशात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्ति जो पावर है, जो ताकत है, किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य का प्रधान और प्रधानमंत्री और सरकार का प्रधान होता है। कनाडा में क्या है, जो संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें जो महारानी है और राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है दोस्तों। फ्रांस में क्या दे रखा है आपको दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदेशात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वे संसद के प्रति क्या होते हैं दोस्तों, उत्तरदायित्व होते हैं। जापान में क्या है दोस्तों, जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों कि रूस में एक अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है दोस्तों। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट दे रखा है दोस्तों, जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और चांसलर सरकार का प्रधान होता है दोस्तों। भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण है दोस्तों 1919-1935 के अधिनियम का अनुभव, संसाधनात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेवार और उत्तरदायी, व्यक्ति पूजा का खतरा नहीं, और चौथा पद रेखा की कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। तो संसद के जो दोनों जो सदस्य हैं उससे मिलकर के राष्ट्रपति का हमारा चुनाव होता है। पद से हटाने का आधार महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या देखा है कि जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल माने क्या है, एक मत के द्वारा उसका चुनाव होता है। महाभियोग के आधार पर संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है उनके पद से। मंत्रिपरिषद का आकार, संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवं निश्चित किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा, राज्यसभा कुल सदस्यों की संख्या से कितना होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्य के आधार पर मंत्रियों को 3 स्तरों में विभाजन किया गया है। कार्य के आधार पर मंत्रियों को 3 स्तरों में विभाजन। पहला दोस्तों आपको दे रखा कि कैबिनेट मंत्री, जिसको हम मंत्रिमंडल भी बोलते हैं, राज्य मंत्री है और उप मंत्री है। तो दोस्तों कैबिनेट मंत्री को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों आप पढ़ रहे हो अभी, तो आप क्या हो, एक तरीके से राज्य मंत्री हो। जैसे ही आप पढ़ करके आपको जॉब मिल जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, कैबिनेट मंत्री हो जाओगे। तो कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है कि जो अपना जो डिसीजन है वो स्वतंत्र रूप से ले सके, है ना। और जो कैबिनेट मंत्री ने जो डिसीजन लेगा वो राज्य मंत्री, क्योंकि राज्य मंत्री को कोई भी काम करना है तो कैबिनेट मंत्री से पूछना पड़ेगा। और इन दोनों उप मंत्री को काम करना है तो राज्य मंत्री से, और इन दोनों अभी जो उप मंत्री जो काम कर रहे हैं आपको राज्य मंत्री से पूछेंगे एक तरीके से। तो इसी प्रकार से हमारा कैबिनेट मंत्री, जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। उसमें क्या करेगा आपका दोस्तों कि इसका सामूहिक उत्तरदायित्व, आर्टिकल 25(3) मंत्रिपरिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है।
यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है और मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना भी पड़ता है। आध्यात्मिक व्यवस्था, राष्ट्रपति क्या होता है, देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है और इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ये राष्ट्रपति का पद बहुत ही क्या होता है दोस्तों, शक्तिशाली होता है। और ये दोस्त कहाँ पे है, अमेरिका में है आपका, ब्राज़ील में है, लैटिन अमेरिका में है और कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। तो आध्यात्मिक व्यवस्था, राष्ट्रपति जो देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है और ये व्यवस्था कहाँ का, किस किस देश में, अमेरिका में आपका है, ब्राज़ील में है, लैटिन अमेरिका में और कई देशों में यह व्यवस्था दोस्तों पाई जाती है। उसके बाद आपका देखा है दोस्तों कि संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाममात्र का प्रधान होता है। नाममात्र का प्रधान तो होता है दोस्तों, और प्रधानमंत्री के पास क्या होता है, वास्तविक शक्ति होता है। ये कहाँ कहाँ पे, भारत में है, जर्मनी में है, इटली में है और जापान में है दोस्तों, जापान में, इंग्लैंड में, पुर्तगाल में। तो ये देशों के पास संसदीय व्यवस्था है। कौन सा, भारत में, जर्मनी में, इटली में और जापान में, इंग्लैंड में, पुर्तगाल में। तो यहाँ पे कौन सी व्यवस्था है दोस्तों, आपका संसदीय व्यवस्था है। आध्यात्मिक व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति और दैनिक कार्य के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो। फ्रांस, रूस, श्रीलंका में क्या है, ऐसी आपका व्यवस्था दे रखा है। भारत में संसदीय कार्यपालिका, आध्यात्मिक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है और इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगा रहा है दोस्तों। तो क्या रहता है कि आध्यात्मिक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगा रहा हो दोस्तों। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और नियंत्रित भी होते हैं। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय, प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया है। जैसे दोस्तों आपका संसदीय कार्यपालिका, जैसे देश के लेवल पर हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी होते हैं, और राज्य के लेवल आपका राज्यपाल होते हैं, विधानमंडल होता है, जिसमें विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं और राज्यपाल जी होते हैं। तो भारत में इस व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर क्या होता है, आपका राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, मिलकर के क्या करते हैं, कार्यपालिका को बनाते हैं। राष्ट्रपति की एक शक्ति और स्थिति, एक औपचारिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत ही कार्यकारी, विधायी, कानून और कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है एक तरीके से। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का दोस्तों क्या है, अधिकार है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का मतलब, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है, पहला आपका है कि संसदों को पुनर्विचार किए लौटा सकता है, माने कोई भी बिल को संसद में, सदनों के पुनर्विचार के लिए फिर से लौटा सकता है। वीटो शक्ति का प्रयोग, संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब। तीसरा रहेगा आपका दोस्तों, चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करने कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो 3 पॉइंट है आपका दोस्तों। आखिर क्या है दोस्तों, आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया सकता है, मतलब बहुमत न होने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र की प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल क्या हो, अस्थायी हो और सांकेतिक रूप से देश का क्या पूरे प्रतिनिधित्व कर सके दोस्तों। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य कर सकते हैं, माने राष्ट्रपति जी नहीं रहेंगे या त्यागपत्र दे दिए
या कारणवश उसकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है, वह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। जैसे राज्यसभा में आपने देखा होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति अभी लेटेस्ट में वेंकैया नायडू जी है, आपने देखा होगा। और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे या महाभियोग के द्वारा हटाया जाए, अन्य किसी कार्य के पद पर रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है दोस्तों।